Hi बच्चों, myself सीमा सेलजन, थैंक्स टू कम टू माय चैनल लाइफ साइंस साई बेसिक्स। बच्चों ये फर्स्ट वीडियो है, डिटेल वीडियो इस चैनल पे। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि ये चैनल कम्प्लीटली डेडिकेटेड रहेगा लाइफ साइंस वाले बच्चों के लिए। मेरा एक और चैनल है साई बेसिक्स जूलॉजी के नाम से। तो अगर आप जूलॉजी सब्जेक्ट से एमएससी करना चाहते हैं या फिर बीएससी में हैं या फिर जूलॉजी सब्जेक्ट से किसी और एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसे कि सिविल सर्विसेज हो गया, और जूलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप अगर लेके प्रिपरेशन करना चाहते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज वगैरह की, तो उस चैनल को भी साई बेसिक्स जूलॉजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल कम्प्लीटली लाइफ साइंस के लिए डेडिकेटेड रहेगा, लाइफ साइंस साई बेसिक्स के नाम से। साई बेसिक्स इज़ द ब्रांड नेम ऑफ माय चैनल, और वो चैनल जो साई बेसिक्स जूलॉजी है वो जूलॉजी वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड रहेगा। तो बच्चों छोटा छोटा प्लेलिस्ट रहेगा टॉपिक वाइज। तो यहाँ मैं आपको लाइफ साइंस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स डिस्कस करूँगी। यहाँ पर कंटेंट जो है वो आपको प्योर हैंड रिटेन नेचुरल फॉर्म में मिलेगा, कोई भी कॉपी पेस्ट में यूज़ नहीं करने वाली हूँ। हाँ, डायग्राम के लिए जो है वो डिफरेंट रिसोर्सेज से मैं लेके आऊँगी, बट जो कंटेंट होगा वो हैंड रिटेन ही आपको मिलेगा, ताकि आप खुद से भी जब सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करिए तो मैं आपको बताते चलूँगी कि कौन कौन से कीवर्ड आपको यूज़ करने हैं, किस तरह से बुलेट पॉइंट्स के थ्रू आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लैंग्वेज मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ आपको सारे बुलेट पॉइंट्स, कीवर्ड्स, डायग्राम और फ्लो चार्ट के थ्रू सारा कंटेंट मिलेगा। तो यहाँ मैं सबसे प्राइमरी बेसिस पे तो सेट लाइफ साइंस के पीवाईक्यूज़ करवाऊँगी जो टॉपिक वाइज होंगे। उसके बाद एक प्लेलिस्ट अलग होगा जहाँ मैं स्टेट वाइज पीवाईक्यूज़ भी करवाऊँगी। बाकी आप लाइफ साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो था इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया ताकि आप कन्फ्यूज़ ना होइए। तो ये वीडियो है बच्चों आपको प्रोग्राम्ड सेल डेथ के बारे में। तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ के बारे में इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि अक्सर बच्चे एपोप्टोसिस और प्रोग्राम्ड सेल डेथ को सिमिलर बेसिस पे यूज़ करते हैं, बट ऐसा नहीं है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ एक डिफरेंट टर्म है, एपोप्टोसिस एक डिफरेंट टर्म है। क्या डिफरेंस है दोनों में वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ हम इस वीडियो में प्रोग्राम्ड सेल डेथ का बेसिक ओवरव्यू देखेंगे, तब आप कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को कि हाँ ठीक है, एपोप्टोसिस एक्चुअली में क्या होता है और प्रोग्राम्ड सेल डेथ एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ज़्यादा EMR मैं यूज़ नहीं करूँगी, सारा बुलेट पॉइंट्स और कीवर्ड्स के थ्रू आपका कंटेंट रहेगा। तो ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ नाम से ही क्या क्लियर है, प्रोग्राम्ड मीन्स सेल में किसी तरह की प्रोग्रामिंग होती है। किस चीज़ के लिए? सेल डेथ के लिए। ये एक जेनेटिकली रेगुलेटेड प्रोसेस होता है, ऑर्डरली कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है, बाय विच सेल्स एक्टिवली सेल्फ डिस्ट्रक्ट। इस प्रोसेस के थ्रू सेल्स जो है वो एक्टिवली अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक सिग्नल्स। जब स्पेसिफिक सिग्नल आते हैं तब ऑब्वियस है कि कोई सिग्नल आएगा तो कि हाँ ठीक है, अब तुम्हारा काम ख़त्म हो चुका है, अब तुम्हें मरना होगा। एक बात मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि एक जो नॉर्मल सेल होता है उसका लाइफ टाइम लिमिटेड होता है, जैसे कि वो 20 to 25 टाइम डिवाइड कर सकता है, उसके बाद वो बूढ़ा हो जाता है, उसके बाद उसे मरना होता है, और तब सेल्स जो है वो खुशी खुशी सुसाइड कमिट करते हैं। ये प्रोसेस आपका एपोप्टोसिस कहलाता है। तो उसमें जो है सो 20 to 25 टाइम्स जब वो डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर, ये सपोज कीजिए ये क्या है, आपका क्रोमोजोम है। तो क्रोमोजोम में आपको पता है कि ये टिप्स पर टेलोमियर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो सेल्स जितनी बार डिवाइड करते हैं तो ये जो टेलोमियर्स हैं वो शॉर्ट होता चला जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो टेलोमियर्स हैं, ये अगर एक क्रोमेटिड है तो ये इतना छोटा हो जाता है कि अब वो शॉर्ट नहीं हो सकता है, और वही उसका एंडिंग पॉइंट होता है कि हाँ ठीक है, सेल्स अब इतने बार डिवाइड कर चुका है, इसका टेलोमियर शॉर्टनिंग हो चुकी है, अब इस सेल्स को मरना होता है, डिस्ट्रॉय करना होता है अपने आप को। बट कैंसरस सेल्स में जो है ये जो टेलोमियर है ये शॉर्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेलोमरेज एंजाइम काम करते हैं, और इसी वजह से कैंसर सेल्स जो है अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन उसमें देखा जाता है। ये थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ताकि आप अपने आप को कनेक्ट कर पाइए। तो अब आपको पता चला बच्चों कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ क्या होता है, सेल में किस तरह की प्रोग्रामिंग होती है ताकि वो खुद को सुसाइड कमिट करवा सके। तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो है वो एक जेनेटिकली रेगुलेटेड प्रोसेस होता है, ऑर्डरली कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है, सेल्स एक्टिवली सेल्फ डिस्ट्रक्ट होता है। किसके अगेंस्ट? तो इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक सिग्नल्स। जब कोई स्पेसिफिक सिग्नल आता है, वो जैसे जैसे हमारा कंटेंट आगे बढ़ता रहेगा वो मैं आपको बताती चलूँगी कि कौन से सिग्नल आते हैं, कैसे मैकेनिज्म फॉलो होते हैं, सब कुछ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ सर्विंग एसेंशियल रोल्स इन
डेवलपमेंट, होम्योस्टेसिस, इम्यून रेगुलेशन, एलिमिनेशन ऑफ डैमेज्ड और डेंजरस सेल्स। ये जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ हैं वो किस किस चीज़ में रोल प्ले करते हैं? तो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में, इम्यून रेगुलेशन में, और जो डैमेज्ड सेल्स हैं या फिर डेंजरस सेल्स हैं उसे एलिमिनेट करने में। तो अब बच्चों आपको पता चला प्रोग्राम्ड सेल डेथ का इंपॉर्टेंस। अगर ये डैमेज सेल या फिर डेंजरस सेल्स दूसरे जनरेशन में चला जाएगा तब तो डिजीज़ काउज हो जाएगा ऑफ स्प्रिंग में, तो इसलिए उसका एलिमिनेशन भी ज़रूरी होता है और वहाँ पर प्रोग्राम्ड सेल डेथ काम करता है। तो सेल्स डाई इन अ रेगुलेटेड एंड ऑर्डरली मैनर। तो सेल्स जो है वो रेगुलेटेड बेसिस पे और ऑर्डरली मैनर में काम करता है, सेल डाई आउट होते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया किसके बारे में? प्रोग्राम्ड सेल डेथ के बारे में। अगर ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ ना हो सके या फिर कम हो या फिर ज़्यादा हो जाए तब क्या हो सकता है? तो अंडर एक्टिव प्रोग्राम्ड सेल डेथ मीन्स जितना होना चाहिए उतना अगर ना हो तब सेल्स क्या होता है? सेल्स बिकम कैंसरस। ऑटो इम्यून डिजीजेज क्या ना कर, ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकता है। और अगर यही प्रोग्राम्ड सेल डेथ ज़्यादा एक्टिव हो जाए, ओवर एक्टिव PCD, तब क्या हो जाएगा? तब न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज काउज हो सकते हैं, जैसे कि पार्किंसंस डिजीज़, अल्जाइमर्स डिजीज़, इश्मिया, स्ट्रोक, ये सब हो सकते हैं। तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में ये पता चला आपको बच्चों इस स्लाइड से। आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और वैसे मैं रिकमेंड करूँगी कि आप साथ में पेन पेपर लेके बैठिए और कीवर्ड और की लाइंस के थ्रू अपना नोट्स सेल्फ प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, तो छोटा सा ये इंट्रोडक्शन हो गया प्रोग्राम्ड सेल डेथ के बारे में। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलती हूँ, जहाँ प्रोग्राम्ड सेल डेथ और एपोप्टोसिस जो बच्चे रेगुलर यूज़ करते हैं। जब आप किसी भी इंटरव्यू में जाइएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या प्रोग्राम्ड सेल डेथ और एपोप्टोसिस सेम चीज़ है, तब आपको बताना पड़ेगा कि नहीं, सेम चीज़ नहीं है, कुछ डिफरेंसेस हैं। तो वो क्या है वो अभी हम इस स्लाइड पे देखेंगे। तो ये जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, यहाँ पर आपको हेडिंग नज़र आ रहा है बच्चों। ये जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, सेल में जो प्रोग्रामिंग होती है सेल डेथ की, वो कई तरीके से हो सकता है। और वो उसमें से एक तरीका है आपका क्या? उसमें से आपका एक तरीका है आपका एपोप्टोसिस, दूसरा तरीका हो सकता है नेक्रोप्टोसिस, तीसरा ऑटोफेजी, चौथा पायरोप्टोसिस और फेरोप्टोसिस अभी मैं डिस्कस करूँगी। तो ये सब क्या है? द मेन रिप्रेजेंटेटिव और टाइप्स ऑफ PCD हैं। या तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है या फिर उसके टाइप्स भी आप बोल सकते हैं। तो अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में एपोप्टोसिस क्या है, नेक्रोप्टोसिस क्या है। तो अब आपको पता चला, तो एपोप्टोसिस, नेक्रोप्टोसिस ये सब क्या है? ये रिप्रेजेंटेटिव है किसके? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। सेल के डेथ का एक प्रोग्रामिंग है, एक तरीका हो सकता है, एक टाइप्स हो सकता है, या फिर एक इवेंट हो सकता है, आप ये बोल सकते हैं। अब आपको पता चल गया बच्चों कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ और एपोप्टोसिस में क्या डिफरेंस है। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे विथ डेफिनेशन, ताकि अगर कोई एग्जैक्ट टर्म मैच द फॉलोइंग में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप अच्छे से सही आंसर तक पहुंच सकिए। तो एपोप्टोसिस क्या है, ये तो बहुत ही डिटेल में हमारा वीडियो जाएगा आगे फर्दर, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन स्लाइड है। तो इट इज़ मोस्ट स्टडीड फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। एपोप्टोसिस जो है वो सबसे ज़्यादा स्टडीड फॉर्म ऑफ स्टडी करने वाला प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है। जनरली सेल्स जो है हंसी खुशी से सुसाइड कमिट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस करते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय, सेल्स में कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, वो जो मैं इसके बाद वाले वीडियो में मैं एपोप्टोसिस लेके आऊँगी तो वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसमें क्या होता है? सेल्स श्रिंक कर जाते हैं, सेल श्रिंकेज देखा जाता है, क्रोमेटिन कंडेंसेशन देखा जाता है, DNA फ्रेगमेंटेशन होता है एंड फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज़ होता है। तो ये सब क्या है? ये सब कैरेक्टरिस्टिक हैं एपोप्टोटिक सेल्स के। ठीक है, तो एपोप्टोसिस क्या होता है और प्रोग्राम्ड सेल डेथ अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरा टर्म है हमारा क्या? नेक्रोप्टोसिस। तो उसी प्रोग्राम्ड सेल डेथ का एक दूसरा टाइप बोल सकते हैं या फिर रिप्रेजेंटेटिव आप बोल सकते हैं किसे? नेक्रोप्टोसिस को। इट इज़ रेगुलेटेड नेक्रोसिस होता है, अ प्रोग्राम्ड फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस। तो जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी सेल में, अभी उसका टाइम नहीं है मरने का, क्योंकि अभी उसमें 20 to 25 टाइम्स सेल डिवाइड नहीं किए हैं, अभी उसका टेलोमेर इतना शॉर्ट नहीं हुआ है कि अब उसका एंडिंग टाइम आ चुका है। बट अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई डैमेज हो जाए सेल्स में, तब क्या होता है? तब नेक्रोसिस होता है। तब सेल्स जो है नेक्रोप्टोसिस के थ्रू अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो इट एक्टिंग एज अ बैकअप व्हेन एपोप्टोसिस इज ब्लॉक्ड। एपोप्टोसिस एक नॉर्मल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, सेल्स के लिए बेनिफिशियल है, बट नेक्रोसिस कहीं से भी बेनिफिशियल नहीं होता है।
वो एक एक्सीडेंटल प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक सेल्स जो है इसमें स्वेल कर जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर कर जाते हैं एंड काउज इन्फ्लेमेशन। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर होता है तो सेल्स के अंदर का सारा कंटेंट बाहर आ जाता है और वो आसपास के सेल्स को भी इफेक्ट कर देता है और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन काउज हो जाता है। जब बच्चों अचानक से कहीं आपको चोट लगती है तो आप देखते हैं कि वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, रेडिश लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो क्या है, वहाँ सेल्स में नेक्रोसिस होता है। ठीक है, तो एपोप्टोसिस क्या हुआ, नेक्रोप्टोसिस क्या हुआ, ये आपको, ये सब क्या है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ के तरीके हैं। इस तरीके से सेल अपने आप को सुसाइड कमिट कर सकता है। तीसरा क्या है, ऑटोफैगी। तीसरा टर्म क्या है, ऑटोफैगी। तो ऑटोफैगी क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स डिग्रेडेशन एंड रीसाइक्लिंग ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स विद इन लाइसोसोम। ये लाइसोसोम में ऑटोफैगोलाइसोसोम का आपने नाम सुना होगा। ये एक प्रोसेस है। जब सेल बायोलॉजी का कंटेंट मैं लेके आऊँगी तो लाइसोसोम के फंक्शन में हम देखेंगे बहुत ही अच्छे से डिटेल में। अभी मैं थोड़ा सा डेफिनेशन के थ्रू लेके चल रही हूँ ताकि आपका अगर मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाए, एपोप्टोसिस, नेक्रोप्टोसिस, ऑटोफैगी, तो आप सही आंसर तक पहुंच सकिए, या फिर प्रोग्राम्ड सेल डेथ क्या होता है और एपोप्टोसिस क्या होता है ये आप डिफरेंस समझ सकिए। तो ऑटोफैगी क्या है, इन्वॉल्व्स डिग्रेडेशन एंड रीसाइक्लिंग ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स। सेलुलर कंपोनेंट्स का डिग्रेडेशन भी हो सकता है और रिसाइक्लिंग भी हो सकता है, किसके अंदर, लाइसोसोम के अंदर, विद इन लाइसोसोम। इट इज़ सेल्फ डाइजेशन प्रोसेस। ऑटो मीन्स सेल्फ, फैगी मीन्स फैगोसाइटोसिस, तो ये एक सेल्फ डाइजेशन प्रोसेस माना जाता है। ऑटोफैगोसोम्स डिग्रेड सेल कंपोनेंट्स। ठीक है, ये भी एक तरीका हो सकता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ का। यहाँ पर बच्चों दो टर्म आया है, क्या, पायरोप्टोसिस एंड फेरोप्टोसिस। शायद आपने सुना भी हो या फिर ना भी सुना हो। ये अभी रिसेंटली आइडेंटिफाई किया गया है इस टर्म को। तो ये क्या है, ये रिसेंटली आइडेंटिफाइड फॉर्म है किसका, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का। पायरोप्टोसिस चूँकि नया टर्म्स है, एंड फेरोप्टोसिस तो हो सकता है CSIR नेट में आपका ये क्वेश्चन आ सके। तो पायरोप्टोसिस क्या होता है, पायरोप्टोसिस ऑफन एसोसिएटेड विथ इन्फ्लेमेशन। ये जनरली इम्यून सेल्स में देखा जाता है पायरोप्टोसिस। एंड वहीं फेरोप्टोसिस, ये आयरन, फेरिक, आप फेरस से इस टर्म को लिया गया है। इट इन्वॉल्व्स आयरन डिपेंडेंट लिपिड पेरोक्सीडेशन। तो अगर आप मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाए या फिर वन लाइन क्वेश्चन आ जाए तो आप एग्जैक्ट टर्म पिक कर सकते हैं कि अगर आयरन डिपेंडेंट लिपिड पेरोक्सीडेशन पूछे तो वो क्या हो जाएगा, फेरोप्टोसिस। ठीक है, ये दोनों पायरोप्टोसिस एंड फेरोप्टोसिस रिसेंटली आइडेंटिफाइड फॉर्म है। तो अब मैंने यहाँ से आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको चारों टर्म एग्जैक्टली क्लियर हो गया। एपोप्टोसिस क्या है, एपोप्टोसिस मोस्ट स्टडीड फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। तो एपोप्टोसिस क्या है, मोस्ट स्टडीड मीन्स जनरली आपको अगर प्रोग्राम्ड सेल डेथ पढ़ना है तो एपोप्टोसिस ही आप पढ़ते हैं। मोस्ट स्टडीड फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है, इसमें सेल श्रिंकेज होता है, क्रोमेटिन कंडेंसेशन, DNA फ्रेगमेंटेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज़ देखा गया है। नेक्रोप्टोसिस क्या होता है, इट इज़ रेगुलेटेड नेक्रोसिस कहलाता है। ये भी प्रोग्राम्ड सेल डेथ का ही एक रिप्रेजेंटेटिव है। इट एक्टिंग एज अ बैकअप, अगर एपोप्टोसिस नहीं हो रहा है तो ये एक बैकअप प्लान की तरह काम करता है जब एपोप्टोसिस ब्लॉक हो जाए, क्योंकि ये एक्सीडेंटल होता है, अचानक से हो जाने वाला प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है, सेल्स स्वेल करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर कर जाते हैं और इन्फ्लेमेशन काउज हो सकता है। ऑटोफैगी सेल्फ डाइजेशन प्रोसेस माना गया है। वहीं पायरोप्टोसिस ऑफन एसोसिएटेड विथ इन्फ्लेमेशन एंड फेरोप्टोसिस इन्वॉल्व्स आयरन डिपेंडेंट लिपिड पेरोक्सीडेशन। ये कुछ टर्म्स थे प्रोग्राम्ड सेल डेथ से रिलेटेड। ठीक है, तो ये एक डायग्राम ऑनलाइन रिसोर्स से मुझे अच्छा लगा। यहाँ तीनों का डिफरेंस दिखाया गया है। देखिए नेक्रोसिस में क्या होता है, तो इंट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन डायलेशन होता है, सेलुलर स्वेलिंग देखी जाती है। वहीं ऑटोफैगी में क्या होता है, तो क्वांटिटी ऑफ ऑटोफैगोसोम्स फॉर्मेशन होता है, ATG प्रोटीन का पार्टिसिपेशन होता है। एपोप्टोसिस में सेल श्रिंकेज, कास्पेसिस एक्टिवेशन एंड एपोप्टोटिक बॉडीज फॉर्मेशन देखा गया है। ठीक है, तो इस सेल डेथ प्रोसेसिंग में ये सब टर्म यूज होते हैं। अब इस प्रोग्राम्ड सेल डेथ का बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या हो सकता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ क्यों ज़रूरी है, इनके मेन फंक्शंस क्या क्या देखे गए हैं। तो सबसे पहला फंक्शन आपको डेवलपमेंट में देखा जाता है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ शेप्स ऑर्गेन्स एंड टिश्यूज़। आपके जो फिंगर्स हैं, वो सारे डिजिट्स हैं, वो आपस में ज्वाइंट क्यों नहीं होते हैं, तो उसके पीछे प्रोग्राम्ड सेल डेथ ही काम करता है। डिजीज सेपरेशन इन एम्ब्रियोज एंड न्यूरल ट्यूब क्लोजर। न्यूरल ट्यूब जो है वो ज़्यादा लंबा ही क्यों नहीं हो जाता है, एक फिक्स लिमिटेड शेप लेके क्यों क्लोज हो जाता है, तो उसके पीछे क्या काम करता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन डेवलपमेंट में देखा जाता है। दूसरा फंक्शन
होम्योस्टेसिस में देखा जाता है। तो होम्योस्टेसिस में कैसे प्रोग्राम सेल डेथ काम करते हैं, तो इट मेंटेन्स सेल नंबर्स एंड टिश्यू इंटीग्रिटी बाय रिमूविंग ओल्ड और डैमेज्ड और एक्सेस सेल्स। कोई सेल पुराना हो गया है या फिर डैमेज्ड है या फिर एक्सेस हो गया है, तो प्रोग्राम सेल डेथ के थ्रू वो डाई आउट हो जाते हैं और बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पहला फंक्शन आपका डेवलपमेंट, दूसरा होम्योस्टेसिस। तीसरा क्या हो गया, तीसरा है आपका फंक्शन इम्यून रेगुलेशन में। तो इम्यून रेगुलेशन में क्या ये काम कर सकता है, तो इट एलिमिनेट्स इन्फेक्टेड सेल्स को एलिमिनेट किया जा सकता है प्रोग्राम सेल डेथ के थ्रू, एंड प्रिवेंटिंग ऑटो इम्यून रिएक्शंस, ताकि ऑटो इम्यून रिएक्शन ना काउज करके ऑटो इम्यून डिजीज़ ना फैला दे। इट कंट्रोलिंग इन्फेक्शंस को कंट्रोल किया जा सकता है प्रोग्राम सेल डेथ के थ्रू। तो पहला फंक्शन आपने देखा डेवलपमेंट, दूसरा होम्योस्टेसिस, तीसरा इम्यून रेगुलेशन, और चौथा क्या है आपका डिजीज़ एसोसिएशन। तो डिसरेगुलेटेड प्रोग्राम सेल डेथ, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर अप रेगुलेटेड हो जाए या फिर डाउन रेगुलेटेड हो जाए, मीन्स जितना प्रोग्राम सेल डेथ होना चाहिए अगर उससे कम हो या उससे ज़्यादा हो, तो डिसरेगुलेटेड प्रोग्राम सेल डेथ कंट्रीब्यूट्स टू कैंसर, वो कैंसर काउज कर देता है। न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, पार्किंसंस, एल्जाइमर्स वगैरह, एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो अब आपको प्रोग्राम सेल डेथ का इंपॉर्टेंस पता चल गया, मेन बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, तो ये छोटा सा ओवरव्यू था किसके बारे में, प्रोग्राम सेल डेथ के। ये एक डायग्राम मुझे अच्छा लगा तो इसलिए मैं लेके आई, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ जो मोस्ट स्टडीड फॉर्म है एपोप्टोसिस किसका, प्रोग्राम सेल डेथ का। तो ये आप देख रहे हैं सेल है, यहाँ पर इंटरनल ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ जो है सो फ्रेगमेंट्स रिसाइकल्ड और डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ये सारा एपोप्टोसिस में अच्छे से डिटेल में लेके आऊँगी। हाउ एपोप्टोसिस हेल्प्स कीप द बॉडी हेल्दी, ये जो एपोप्टोसिस है वो कैसे बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प कर सकता है। तो रिप्लेसेस ओल्ड सेल्स, स्ट्रेंथन इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ आउट करता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। गेट्स रिड ऑफ डैमेज सेल्स, ये देखिए ये वाला साइन आपका क्या, डिलीटेड बटन जो आप यूज़ करते होंगे ना, तो यहाँ पर डैमेज सेल को डिलीट कर दिया जाता है। इट स्टॉप्स डैमेज्ड सेल्स फ्रॉम मल्टीप्लाइंग, जो डैमेज सेल्स है वो आगे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके ऑफ स्प्रिंग्स में ना चला जाए, उसको रोका जा सकता है। एंड इट सपोर्ट्स ओवरऑल बैलेंस, और ये पूरे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में आपको हो गया, प्रोग्राम्ड सेल डेथ के बारे में। अब हमारा छोटा छोटा वीडियो रहेगा सारा, फिर मैं एपोप्टोसिस तो बहुत ही अच्छे से डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो मोस्ट स्टडीड फॉर्म है वो आपका एपोप्टोसिस ही पढ़ना है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद था कि आप अब कंफ्यूज कभी नहीं करिएगा कि प्रोग्राम सेल डेथ ही एपोप्टोसिस है, ऐसा नहीं है। एपोप्टोसिस होने वाला एक इवेंट है किसमें, प्रोग्राम सेल डेथ में, या फिर आप एक रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं या फिर एक टाइप्स बोल सकते हैं। अब आपको पता चल गया कि प्रोग्राम सेल डेथ एपोप्टोसिस के थ्रू भी हो सकता है, नेक्रोप्टोसिस के थ्रू भी हो सकता है, ऑटोफेगी भी हो सकता है, पायरोप्टोसिस भी हो सकता है, फेरोप्टोसिस भी हो सकता है। मैंने सारे टर्म्स को 1 बाय 1 बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की। तो बच्चों, आपको मेरा ये इनिशिएटिव, मेरा ये कंटेंट, मेरा ये पढ़ाने का तरीका कहीं से भी हेल्पफुल लगता हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप जूलॉजी सब्जेक्ट से प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी एग्जामिनेशन का, तो आप मेरा नेक्स्ट चैनल साई बेसिक्स जूलॉजी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।